पहले नकली नोट छापने की पूरी फैक्ट्री और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जिहादी प्लान वाली किताब। क्या प्रयागराज के मदरसे में गजवाए हिंद बनाने का प्लान चल रहा? क्या तालीम के नाम पर मदरसे में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा और आरएसएस के खिलाफ जहर भरा जा रहा? दरअसल प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चंद दिन पहले नकली नोट छपाई का भांडाफोड़ हुआ था। अब इसी मदरसे में पुलिस को विवादित किताब मिली है। मदरसे में आरएसएस के खिलाफ विवादित किताब और साहित्य मिला। किताब में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया। किताब में मालेगांव ब्लास्ट का भी जिक्र है। किताब में आरएसएस को सबसे बड़ा आतंक का वाहक बताया गया है। आरएसएस को हिंदू मुस्लिम दंगे कराने वाला सांप्रदायिक संगठन बताया गया है। यह किताब आरोपी मौलवी के कमरे से बरामद की गई है। विवादित किताब के साथ साथ मौलवी के कमरे से कई स्पीड पोस्ट की पर्चियां भी मिली। पर्चियों के आधार पर पुलिस एड्रेस वेरीफाई कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहां क्या भेजा जाता था। मदरसे से ऐसे विवादित और जहरीले साहित्य मिलने के बाद बीजेपी ने कड़ी टिप्पणी की है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि 3-3 पीढ़ियां याद रखेंगी। जो ऐसे कोई भी साहित्य प्रसारित किए हैं, प्रचारित किए हैं या छापे हैं, उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति की ABCD भी नहीं मालूम। ये दुखद है और इस प्रकार का जो भी प्रयत्न कोई भी राष्ट्रद्रोही तत्व करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनकी 3 पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने का दंड क्या होता है। मैं समझता हूं कि जो धार्मिक स्थल हैं, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले, न कि शिक्षा ऐसी दो जो आपको धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता हो। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो किताब मिली है वो पूरे देश के पुस्तकालयों में मौजूद है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस नकली नोट के कारोबारियों को बचा रही है और पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश जारी है। देखिए, ऐसे मुशर्रफ की जिस किताब की बात हो रही है, आरएसएस पर उन्होंने लिखी थी, वो पूरे देश के पुस्तकालय में है और सारे किताबों के जितने भी किताबें ऐसे सेंटर्स हैं वहां पे वो दस्तयाब है। मुख्य मुद्दा ये है जिसपे प्रयागराज की पुलिस पर्दा डाल रही है कि सालों से ये नोट छपाई और जो कारोबार चल रहा था, खुद प्रयागराज पुलिस इसमें मिली जुली हुई है। जो कागजात इंपोर्ट हो रहे हैं, जो नोट छपाई की जो कागज हैं, भारत में तो छुप नहीं रहे। किस बॉर्डर से आ रहे हैं, कौन लोग इस रैकेट में शामिल हैं? हमारा यह कहना है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, उसका धर्म अगर आप देखेंगे तो जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं वो बच जाएंगे। तो जो नोट का जो कागज के सप्लायर से बड़े, उन तक पुलिस अभी तक उनको बचा रही है। नंबर 2, नोट छपने के बाद जिन जिन जिलों में गई है, कौन कौन उसके खरीदार हैं, प्रयागराज पुलिस उनको बचाने में जुटी हुई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी के साथ इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करे। और आरएसएस पे किताब तो प्रोफेसर शमशुल इस्लाम से लेकर पूरी गाथा है। देश भर के विश्वविद्यालयों में, देश भर की किताबों की शॉप्स पे आप आरएसएस के पक्ष में, आरएसएस के खिलाफ किताबें मिल जाएंगी। दरअसल इसी मदरसे में पिछले हफ्ते नकली नोट छापने का भांडाफोड़ हुआ था। मदरसे में नकली नोटों की छपाई हो रही थी। मदरसे के उस्ताद हो या मौलवी, सबने मिलकर नकली नोटों का ऐसा छपाई खाना खोला था जहां 18 लाख रुपए के नकली नोट छाप दिए गए। पुलिस ने मदरसे के मौलवी और उस्ताद के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जांच देश की खुफिया एजेंसी IB भी कर रही है। इस मामले में आरोपी 25 साल का मोहम्मद तफसीरुल, जिसने मौलवी की पढ़ाई के बाद आलिम की डिग्री ली, वो मदरसे में प्रिंसिपल था। यही वो नकली नोट छापने का मास्टर बन गया। दूसरा आरोपी 23 साल का जाहिर खान है। इसने भी मदरसे से आलिम की डिग्री ली, मदरसे में ही टीचर बन गया। तीसरा आरोपी 18 साल का मोहम्मद अफजल है। उसे मदरसे में नकली नोटों को बाजार में चलाने के लिए रखा गया था। जबकि चौथा आरोपी 18 साल का मोहम्मद शाहिद है। वो मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था, लेकिन नकली नोट छापने वाले इस नेटवर्क से जुड़ गया। नकली नोट छापने के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच आरएसएस के खिलाफ जो किताब मिली, उससे हड़कंप मच गया। ऐसे में सवाल है, क्या तालीम के नाम पर मदरसे में जिहादी प्लान चल रहा था? क्या भड़काऊ साहित्य पढ़ाकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था? क्या आरएसएस के खिलाफ बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा था?
नकली नोट, विवादित किताब, क्या मदरसे में गज़वा-ए हिंद का ख्वाब देखा जा रहा था? इन सबके बीच सवाल उन तथाकथित मौलानाओं और राजनेताओं से है जो खुद को मुसलमानों का पैरोकार समझते हैं। मदरसों पर सर्वे हो या गैर कानूनी मदरसों पर एक्शन की बात हो, छाती पीट पीट कर खिलाफत में खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब मदरसे में नकली नोट छपाई का धंधा या फिर विवादित साहित्य पढ़ाने की बात पर सन्नाटे में क्यों है? सवाल है कि क्या मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना ऐसे मदरसों के खिलाफ खुलकर सामने आएंगे? विक्रम जी, सर मैं 30 सेकंड से 1 मिनट का आपको समय देता हूं और मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि ये जो खुलासा हुआ है ये कितना बड़ा है, कितना गंभीर है देश की सुरक्षा के लिए। एक मदरसे में आरएसएस आतंकी संगठन, किसी अदालत ने कहा नहीं ऐसी किताब पढ़ाई जाए या मिल जाए, नकली नोट बनाने की फैक्ट्री मिली। बोलिए सर। जी, अत्यंत आपत्तिजनक होने के साथ साथ ये देश के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ साथ देश के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। जो नकली नोट पहले इंडो नेपाल बॉर्डर से आते थे, वहां कार्रवाई होने के बाद, नोटबंदी होने के बाद वो रास्ता हो गया बंद। उसके बंद होने से फिर आखिर संसाधन कहां से आए? तो नकली नोट छापते से, और वो भी आप देखें शातिर दिमाग की, 500 का नोट छापेंगे तो लोग आदमी सावधानी बरतेगा, 100 का नोट छापेंगे उतनी सावधानी नहीं बरता जाए। कुंभ मेले के पहले आप कर ले और कुंभ मेले में लाखों करोड़ों निपटा दिया। ये सारा एक शातिर दिमाग के तरीके से, और जिस तरीके से ब्रेन वॉश करने की तैयारी हो रही थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और मैं तो सलाम करूंगा अपने राजनीतिक मित्रों को, एक शब्द उनके विरोध में, उनके खंडन में, उनके ऊपर आलोचना करने में और कार्रवाई की मांग न करके आप ये कहते हो ये किताबें सारी दुनिया में मिलती हैं। अरे वैसे तो अश्लील किताबें भी सारी दुनिया में मिलती हैं, तो इसका क्या मतलब? अगर मदरसे में अश्लील किताबें या ये किताबें मिल रही है तो कोई माफी का खाना है? ये किताबें दरअसल सरासर नाजायज देश को भ्रम की स्थिति में उत्पन्न करने के लिए, और बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। हर जगह जहां पर कोई बात आती है तो कहीं न कहीं से बात आ करके किसी न किसी मदरसे से जाकर के टिकती है। उसको रोकने के बजाय आप ये कहते हैं ये तो सब जगह किताबें मिलती है। आपने कभी देखा कि लश्कर तैयबा का सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? ISIS का सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? अल कायदा का सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? आप एक शब्द अगर इनके खंडन के लिए कह देते तो मुझे बड़ी तसल्ली। आपने ना कहा ना आप कहेंगे, और ना हम उम्मीद करते हैं कि आप कहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं सर, बीच बीच में आता रहूंगा आपके पास। अब मेहरदीन अंग्रेज, इसीलिए मदरसों का सर्वे जरूरी था, इसीलिए जरूरी है कि अवैध मदरसे ऑपरेट ना कर पाए, क्योंकि अगर अवैध मदरसे होंगे, कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होगा तो ऐसी ही गतिविधियां चलेंगी। लेकिन मदरसों का सर्वे शुरू हुआ, अवैध मदरसों पर कार्रवाई शुरू हुई तो छाती पीटी जाने लगी इस देश में। देखिए राकेश भाई, अगर ये बताना कि आतंकवादी संगठन है और आरएसएस पे 3 बार इस देश में बैन लगाया गया, किन गतिविधियों के तहत लगाया गया, अगर ये बताना गैर कानूनी है, और ये बताना गैर कानूनी है कि 53 साल तक उन्होंने जो है हमारे जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसको अपने ऑफिस पे नहीं लहराया और वो कहते थे अशुभ है ये तिरंगा, तो इस तरीके की बात अगर आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी और नहीं पता लगेगा तो बच्चों को पता कैसे लगेगा? और आरएसएस के लोग तो खुद कहते हैं कि हमें तो ट्रेनिंग दी जाती है, मुसलमानों से पूरी मुखालफत करने की बात की जाती है, मुसलमानों को मारने काटने की बात करी जाती है। कौन है वो? किसने कहा? वो लोग आरएसएस से किसने कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है? चलाने की मैं बार-बार कहता हूं सर कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई फेक न्यूज, कोई फेक प्रोपेगेंडा मत फैलाया करिए, वरना मैं तुरंत बीच में आ जाऊंगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि मुझे बोलने नहीं देते, बीच में टोकते हैं। मुझे कोट करिए, आरएसएस के किस शख्स ने कहा कि हमें मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है? कोट करिए अभी। देखिए मैं बता रहा हूं, आपके उनके ही पार्टी के एक आदमी थे आरएसएस के जो संगठन है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं है भारत सरकार में। आरएसएस के उस शख्स का नाम कोट करिए, आरएसएस में किस पद पर है ये कोट करिए, जिसने ये कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। हुए राकेश भाई, आप समझना ही नहीं चाहते। कोट करिए ना, नाम बताइए। मेहरदीन अंग्रेज राकेश भाई, फिर वो किसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है? मैं कह रहा हूं नाम बताइए। वो किसके लिए ट्रेनिंग? नहीं मेहरदीन अंग्रेज आप नाम बताइए। क्या ट्रेनिंग दी जाती है? मेहरदीन अंग्रेज आप नाम बताइए। आरएसएस के किस आदमी ने कहा? आरएसएस में किस पद पर है? किस डेट में कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है? मुझे नाम बताइए आरएसएस के उस आदमी का। मैं सवाल पूछूंगा, नहीं मैं सवाल पूछूंगा ना सर, यहाँ पर राजेश जी बैठे हुए, मैं उनसे सवाल पूछूंगा क्या कार्रवाई की? केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है। आप नाम कोट करिए, आरएसएस के किस आदमी ने ऐसा कहा? कोर्ट में क्या है, महाराष्ट्र के अंदर का? अरे सर प्लीज,
आरएसएस के किसान ने कहा आपके पास भी आऊंगा, नाम कोट करिएगा। उन्होंने बाकायदा अदालत में एफिडेविट दिया। किसने एफिडेविट दिया और कहा कि आतंकवादी संगठन ये हमको। अरे सैयद जवाद आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए ना भाई, रुक जाइए। आऊंगा तो बारी बारी से बोल लीजिएगा। मेहरदीन की वकालत मत करिए यहाँ पर बैठकर, सेना की मेहरदीन की वकालत मत करिए बैठकर यहाँ पर। एक शब्द अभी आप बोल नहीं पाएंगे। बकवास कर रहे हैं आप, बकवास करते हैं मेहरदीन, बकवास करते हैं। मैं कोई बकवास नहीं करता। मेहरदीन अंग्रेज, राकेश भाई, अरे सुनिए ना, आप बकवास अरे सुनिए, चीख चिल्लाहट नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नाम कोट करिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या अवैध मदरसों का सपोर्ट कर रहे हैं बैठकर? आपको शर्म आनी चाहिए कि अवैध मदरसों का सपोर्ट कर रहे हैं? चाहिए आपको। सुनिए मेहरदीन, आप बताइए आरएसएस के किस आदमी ने कब और कहां कहा? अरे कोई अवैध नहीं है। सरकार कौन होती है अवैध और अवैध ना करने वाली? सरकारी तय करेगी। मेहरदीन अंग्रेज तय करेंगे क्या? मुसलमानों या एमआईएम पार्टी के दफ्तर से तय होगा कि कौन सा मदरसा इस देश में वैध है और कौन सा अवैध है? इस तरीके से ये नफरत दिखाई दे रही है। सुनिए ना मेहरदीन, आप नाम कोट करिए ना। राजेश जी इसके बाद आ रहा हूं। समझने नहीं चाह रहे आप नाम कोट करिए, मैं फिर से समय दे रहा हूं। अरे सुनिए ना, आप नाम कोट करिए ना भाई। मेरे को क्यों बुलाया राकेश भाई? आप नाम बताइए ना, मैं फिर बोल तो रहा हूं। आरएसएस के किस आदमी ने कब और बताया आपको? अरे कई लोगों ने बताया मेरे को। कई लोग नहीं भाई, नाम बताइए। ये बात बताने वाले कई लोग नहीं, नाम बताइए। कई लोग क्या होता है? हवा में कई लोग, हवा में कई लोग, नाम और जगह कोट करिए। नहीं, बहुत सारे लोग मिले जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। फिर वही बात है, जिन्होंने आरएसएस के वो लोग भी मिले हैं जिन्होंने हमारे देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी है। मैं आप वो तो चीज फिर वही बात है राकेश भाई। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो अभी आप फिर भागने लगे। मैंने कहा कि आरएसएस के किस आदमी ने कहा कि मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग आरएसएस में मिलती है, तो आप कहने लगे कई लोग कहते हैं। तो सर ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है। चलिए राजेश, लगा था आरएसएस पे क्या चीज? अरे महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था? किस फिर कौन से दल से था वो? गोडसे पर क्यों बैन लगा? ठीक है जो है आरएसएस पे 3-3 बार देश के, अरे भाई आरएसएस एक आतंकी संगठन ने बैन लगाया। ये किसी देश की अदालत ने कहा क्या? बैन कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं बैन लगा, तो बैन इसलिए लगा क्या कभी सीमित समझ के रखा है क्या? राजेश जी मदरसों पर सवाल इसलिए बौखलाहट है, ये दिख रही है, नाम कोट कर पाने की स्थिति में नहीं है। आऊंगा अभी, आपको आरएसएस का डॉक्टर गीता भट्ट भी बहुत अच्छे से दिखाएंगी। रुक जाइए पांडे जी। अधिकतर मदरसे उत्तर प्रदेश और देश में ऐसे थे जो आतंकवादी बनाने का काम ज्यादा करते थे और पढ़ाने का काम कम करते थे। अरे सुनिए, आप सुन लीजिए राजेश जी को, वरना फिर रुक जाइए ना, एक एक करके सरकार ने राजेश जी की आवाज होने जा रही है। किया है ऐसे हजारों मदरसों को हमने बंद करने का काम किया है जो केवल और केवल देश विरोधी भावनाएं पैदा करते थे। देश को तोड़ने की साजिश में उनका पूरा ये सहयोग रहता था और उनके बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का काम करते थे। मैं 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैं आतंकवादी हूँ क्या? पूछना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कोई है तो वो आरएसएस है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई संगठन है तो वो आरएसएस है। अब इन लोगों को दर्द इसलिए होता है कि इनका गजवाए हिंद का जो नारा है वो पूरा आरएसएस नहीं होने देगा। भाई देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ। बुलवा के मार रहे हैं। अरे चेतन शर्मा कौन था जिसने चुन चुन के मुसलमानों को मार दिया? कौन था वो? एक मिनट मैं आ रहा हूँ बीच में, एक मिनट। नहीं राजेश जी, नहीं प्लीज एक मिनट कोई किसी को, राजेश जी सर प्लीज मैं एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिए राजेश जी प्लीज सर, भाषा की मर्यादा सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, भाषा की मर्यादा सभी लोग बनाकर रखें। कोई किसी को आतंकवादी ना कहे, हम किसी आतंकवादी को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बुलाते हैं। प्लीज सर, मेहरदीन की आवाज अभी ऑन एयर नहीं जा रही है, मैं राजेश जी इसको ठीक कर दे रहा हूँ। मेहरदीन आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलेंगे, सिर्फ राजेश जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। सभी अपने भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। बोलिए राजेश जी। देवबंद कितना बड़ा इनका वो है स्थान, वहां से कितने आतंकवादी पैदा हुए पूरा देश और दुनिया जानता है। आतंकवादी आरएसएस से कोई आज तक निकल के आया क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने आरएसएस को 26 जनवरी पे परेड में शामिल होने की अनुमति दी थी। चीन के साथ जब युद्ध हुआ और आरएसएस की जो भूमिका उन्होंने युद्ध के अंदर देखी, सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने का काम इसी संघ ने किया था, कोई दूसरा नहीं था। उससे प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संघ के बारे में मेरी धारणा चेंज हुई है और उन्होंने अनुमति दी 26 जनवरी पे परेड में शामिल होने की। अरे दुनिया का सबसे राष्ट्रभक्त संगठन है, वहाँ राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, वहाँ गद्दारी देश के साथ नहीं सिखाई जाती, वहाँ भारत माता की जय बोलना सिखाया जाता है, वहाँ भारत पे मरने मिटने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राजेश जी सर, एक सवाल है इसमें, एक सवाल है
कि ये नकली नोट, कई लोग ये सवाल पूछते हैं, नकली नोट की फैक्ट्री चल रही थी प्रयागराज में, बीचों बीच ये फैक्ट्री चल रही थी, तो सर इतनी देर से पता कैसे चला? राकेश जी, हाँ। राकेश जी, ये हर वो काम करते हैं जो देश को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार के रहते इतने स्ट्रिक्ट एक्शन के चलते ये फैक्ट्री ऑपरेट कैसे कर रही थी? सरकार ने उसको बंद किया, सरकार ने उसको जाकर के पकड़ा है। ठीक है। अरे हमने कहा कि हम सर्वे करेंगे मदरसों का, तो इनके पेट में दर्द होता था। हम कहते थे कंप्यूटर की वहां शिक्षा होनी चाहिए, तो ये कहते थे नहीं हमें जरूरत ही नहीं है। अरे दुनिया कहाँ जा रही है, चंद्रमा पे भारत पहुंच गया, और आज आप कंप्यूटर का विरोध करते हो केवल इसलिए क्योंकि वहां सरकारी रजिस्ट्रेशन होगा, सरकारी इंटरफियर होगा, तो इनकी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनकी पोल खुलेगी, इसलिए इन सब चीजों का विरोध करते थे। ठीक है सर। हाजी खान जी, सभी मदरसों की बात नहीं, मदरसे बहुतायत में और मैक्सिमम मदरसे अच्छे हैं, लेकिन जो मदरसे अवैध हो उन मदरसों पर कार्रवाई हो, इसमें किसी को क्या एतराज है? नंबर एक बात है, और क्यों ये कार्रवाई जरूरी है सर, ये घटना साबित कर रही है सही? देखिए राकेश जी, हिंदुस्तान की आप बड़े चैनल के बड़े जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान की सारी आपको बातें मालूम है। मैं कह रहा हूँ आसाराम जो पकड़े गए, उनके यहाँ हथियार पकड़े गए थे कि नहीं गए थे? आसाराम को सपोर्ट किया था क्या? एक मिनट आप उसमें बोलिए मत सर। नहीं, मैं आप ही बाबा राम रहीम के यहाँ हथियार पकड़े गए क्या देवबंद में किसी जगह हथियार पकड़े गए? ऐसी बात कहना राष्ट्रीय चैनल पर, ये एमएलए भी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि इस मुल्क की आज़ादी में उलमा जो है शहादत दी है, वो हिंदुस्तान के किसी सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर नहीं दे पाए, सिर्फ उलमा की कह रहा हूँ, ना मुसलमान दे पाए, ना हिंदू दे पाए, ना सिख दे पाए, कि 52,000 उलमा को लाहौर से कलकत्ते तक इस आज़ादी की मुहिम में पेड़ पर टांग दिया गया। मैं ये कहता हूँ राकेश भाई, इस मुल्क के अंदर हमारे मुल्क की राष्ट्रीयता ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी भारत के खिलाफ कार्रवाई आपने देवबंद की बात की, उसके खिलाफ मैं सवाल नहीं, मैं एक चीज का जिक्र कर रहा हूं हाजी खान जी, देवबंद का एक फतवा गजवाए हिंद को वैध बताया गया, और उस फतवे में यह कहा गया कि गजवाए हिंद में मरने वाला सर्वोच्च शहीद है। अब बोलिए इस पर। देखिए, गजवाए हिंद एक मैटर है आने वाली सदियों का, अभी का नहीं, आने वाली सदियों का। सुन लिया आप? गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गजवाए हिंद होगा खरासान से, हिंदुस्तान से नहीं होगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में से खरासान, वहां से शुरू होगा। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना होगा ना होगा। हम भारत के रहने वाले हिंदू मुसलमान इस राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं। इस्लाम कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी करो, उसके लिए। लीजिए राजेश जी, गजवाए हिंद की ऐसी डेफिनेशन आपने सुनी नहीं होगी, एक रिप्लाई करिए, फिर मैं गीता जी के पास जा रहा हूं। राकेश जी, मैं पूछना चाहूंगा हाजिर खान जी को, क्या इस देश के अंदर जितने भी आतंकवादी या तो मारे जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं वो मुसलमान ही क्यों हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुसलमान है। राकेश जी आपसे पूछ रहा हूँ, देश का हर आतंकवादी मुसलमान है, 100%, 100% देश विरोधी गतिविधियों में या देश में आतंक फैलाने वाली गतिविधियों में कोई शामिल होता है, चाहे वो स्लीपर सेट मॉड्यूल के रूप में होगा, चाहे फ्रंट पे लड़कर लेके लड़ रहा होगा, सब मुसलमान ही क्यों होते हैं, जरा बताएंगे आप? राकेश जी आपको बता रहे हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है क्या? इंदिरा गांधी का कातिल हिंदू था, राजीव गांधी का कातिल हिंदू था, गांधी जी का कातिल हिंदू था। इस मुल्क के मुसलमानों ने किसी का कत्ल नहीं किया, और जो करता है कोई भी हो, मुसलमान भी अगर इस देशद्रोही बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए राकेश जी, हम कहेंगे। लेकिन आप हर मुसलमान को, हर मदरसे को आप आतंकवादी कहोगे? आपके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, सुन लो, नहीं बता पाए जो सिंधे की कोर्ट में जाके कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि हमने आरएसएस छोड़ के आया हूँ, वहाँ आतंकवादी गतिविधियां सिखाई जाती है। ये आरएसएस छोड़ के आने वाले कह रहे हैं, कोई मौलाना ये नहीं कहता। एक मौलाना का बयान दिखा दीजिए कि राष्ट्र के विरोध में उन्होंने बयान दिया है। हम कहेंगे सुनिए, हिंदू मुसलमानों का, सिख ईसाई का, सारे। अरे सुनिए हाजी खान जी, हाजी खान जी रुकिए, बम बनाने का काम करें। ठीक, और ठीक है राजेश जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हाजी खान जी, ना तो कोई सब मदरसों की बात कर रहा है, ना तो कोई सारे मुसलमानों की बात कर रहा है, और ना तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सारे मुसलमान आतंकी होते हैं या आतंकी सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं ये भी कहता हूं सर कि आतंकियों का धर्म आप लोग बैठकर देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए अगले आदमी को मौका मिल जाता है। राकेश जी आप, ठीक है, मैं गीता जी के पास जा रहा हूं। बात और कह दूं, राकेश जी हो, हिंदुस्तान में दवाइयों में मिलावट मुसलमान कर रहा है। अरे तो फिर आप बात करें, धर्म देखने लगे आप अभी? नहीं सर, ये
एक आतंकवादी, एक करोड़ आतंकवादी से एक आदमी खतरनाक है जो मिलावट करके देश के लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। फिर वही बात, कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ जुबैर साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं हाजी खान भाई? आप उस मदरसे के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। मदरसे में अगर ऐसा हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे। खिलाफ पे आप जाकर बोलना शुरू किया। राकेश भाई गलत बयान नहीं कर रहे। मैं क्या गलत बयान नहीं कर रहा हूँ? उस आदमी के खिलाफ आपको शुरुआत वहीं से करनी चाहिए थी। चलिए रुक जाइए, अब गीता जी के पास जा रहा हूँ। गीता जी, इतनी देर से आप ये डिबेट सुन रही है, 10-15 मिनट से। कोई कह रहा है कि आरएसएस में मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा किसी आदमी ने जाकर कह दिया। आरएसएस पर बैन लग गया, तो बैन क्या कभी लगा तो इसलिए लगा कि आतंकी संगठन था, सीमित समझ के रखा हुआ है क्या इन लोगों ने? राकेश जी, सब पूरी बहस में अगर आप देखें तो विषय ये है कि अगर देश विरोधी गतिविधियां अगर कहीं में हो रही हैं, चाहे वो कोई मदरसा है, चाहे कोई पाठशाला है, चाहे कोई कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, अगर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो एक सुर में भारत के नागरिक, चाहे वो बुद्ध है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, उन्हें एक स्वर में उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कानून के अंदर जो कोई सजा मिलने की का प्रावधान है वो उसे मिलनी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश आज हम देख रहे हैं कि इसी बहस जो कि इस विषय के इतर बात कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जो कि हमेशा देश जोड़ने के लिए, जहां कहीं कोई आपदा आती है सबसे पहले आपको स्वयंसेवक खड़ा हुआ मिलेगा, अपना सुख दुख सब छोड़कर, ऐसे संगठन के विषय में आप ये कहने की बजाय कि कोई भी संगठन हो उसके क्यों ऐसा है कि मदरसे में किसी भी संगठन के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, इसका विरोध करने के बजाय आप जो है संगठन को जो है टारगेट पे लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? किताब किसी को पढ़ाने से कोई विरोध नहीं होता। मेरे फादर पे तमाम किताबें थी, 2000 किताबें थी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आरएसएस की भी थी, आरएसएस से उनके दोस्त थे, उनका सम्मान किया, तो उस किताब को पढ़ने से कोई विरोध थोड़ी होता है। बच्चों के अंदर भरने का प्रयास किया जा रहा है और ऑल इंडिया। अच्छा गीता जी एक मिनट मैडम, थोड़ा सा समय दीजिए, आधा मिनट में आ रहा हूँ। हाजी खान, आपने कहा, गीता जी ने क्या कहा कि किसी भी किताब, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी संस्थान में, चाहे मदरसा, स्कूल, कोई भी पाठशाला हो, वहां पर किसी भी संगठन के खिलाफ, जैसे भारत का संविधान गलत ना मानता हो, उसके खिलाफ किताब पढ़ाएंगे तो क्या ठीक है? आपने कहा कि क्या दिक्कत है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरी कोई ये व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। सर सुनिए ना, सुनिए, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। इस देश में एक आरएसएस संगठन है, कई सारे मुस्लिम संगठन भी हैं, जमीयत है, अलग अलग संगठन है, पर्सनल लॉ बोर्ड है। मान लीजिए कोई किताब कोई लिख दे कि भैया ये सबसे बुरा संगठन है, फला संगठन है, किताब पढ़ाई जाने लगे, आपको अच्छा लगेगा? 77 में तो मैं जो पूछ रहा हूँ, हाजी खान पिन पॉइंट जवाब दीजिए, पिन पॉइंट जवाब दीजिए। साथ बंद हुए थे, साथ रहते थे। क्या चीज? 1977 में आरएसएस और जमात इस्लामी। अरे सर कहां चले गए? मेरा सवाल कुछ है, मैं आम पूछ रहा हूं, आप इमली का जवाब दे रहे हैं। आप सर आज आरएसएस को लेकर एक किताब, मैं कह रहा हूं कल को किसी, आप जिस संगठन को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, जमीयत के खिलाफ कोई किताब आ जाएगा तो आप ठीक मान लेंगे उसको? कल को कोई कहे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये दिक्कत है या इस तरीके का संगठन है, कोई मुंह उठाकर आरोप लगा दे और देश का संविधान उससे ना सही मानता हो, तो आप कह देंगे कि वो किताब पढ़ा दी जानी चाहिए। आरएसएस की उस किताब में क्या विरोध है जिसको पढ़ा रहे हैं वो? अरे सर मैं वही कह रहा हूं ना, आप बताएं जो क्या चीज। अगर कोई मदरसे में किताब मिली है, अरे फिर मैं वही बात कह रहा हूं सर, क्या विरोध? जो गीता भट्ट जी ने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल यह है कि किसी भी संगठन, किसी भी संगठन जो भारत के संविधान, भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, अगर उस पर कोई भी आरोप जो कभी साबित ना हुआ हो, कोई लगा दे, उस पर एक किताब बन जाए और किताब कहीं पढ़ाई जाने लगे तो ठीक है ये काम। देखिए आरएसएस के खिलाफ जो किताब छापी है वो किसने छापी है? सर ये अभी सवाल में नहीं आपसे पूछ रहा हूं किसने छापी किसने नहीं छापी। अरे सर तो फिर विक्रम जी ने शुरू में कहा ना, विक्रम जी ने शुरू में कहा बहुत सारी अश्लील किताबें, बहुत सारे अश्लील साहित्य है जो कहीं से प्रतिबंधित नहीं। पढ़ा देंगे स्कूल में? नहीं, आप पढ़ा देंगे स्कूल में, मदरसे में पढ़ा देंगे, किसी पाठशाला में पढ़ा दी जाएगी, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई कुरान को अगर किसी पाठशाला में पढ़ाई बात है आपको, क्या बात क्या चीज? हम उसमें विरोध की बात बताइए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या विरोध दिखाया? क्या आप किताब पे जो डिबेट कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों आप डिबेट करा रहे हैं? आके इस किताब में आरएसएस के खिलाफ क्या दिखा रहे हैं? क्या भाई उसमें आरएसएस सुना, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं एक संगठन, बात करते हो? अरे फिर आप घुमा रहे हैं ना, वो देश की जनता समझ रही है। चलिए सही जवाब, थोड़ी सी देर से आ रहा हूं और मूल सवाल यही है, बात सिर्फ आरएसएस की नहीं जो गीता भट्ट जी ने सवाल उठाया।
बात यह कि कोई भी संगठन एक भी जिसे भारत का संविधान हिंदुस्तान सही मानता हो और उसको कोई कह दे आतंकी संगठन है, वो किताब पढ़ा दी जाए तो ठीक है ये पढ़ाना। सैयद जवाद, अब देखिए, जिन साहब ने किताब लिखी है वो खुद एक पूर्व आईजी हैं और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने देश की जो हमारी पुलिस है, प्रशासन है, उसमें अपनी सेवाएं दी हैं, तो उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन हैरत की बात है कि राष्ट्र विरोधी और यहाँ पे बीजेपी के एमएलए कह रहे थे आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बना रखा है, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए। और तीसरा आपका सवाल है, आप अंग्रेज से पूछ रहे थे कि नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। यशवंत शिंदे नाम का व्यक्ति है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था और महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ के अंदर उसने बाकायदा कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके ये कहा है कि आरएसएस इस तरीके की ट्रेनिंग देता था। चौथी सबसे बड़ी बात, अब जो मौल मौजूद का जो देशभक्त होगा, जो देश से प्रेम करता होगा, जो सरदार पटेल की आइडियोलॉजी को मानता होगा, वो आरएसएस का विरोध करेगा, क्योंकि सरदार पटेल ने भी आरएसएस का विरोध करा है। आप पढ़ लीजिएगा, आजादी के बाद का भारत किताब है डॉक्टर बिपिन चंद्रा की, फरवरी 1949। सर 10 किताबें सैयद जवाद मैं आपको दे दूंगा, 10 किताबें मैं आपको दे दूंगा। केरल के वायनाड में जब तबाही आई तो वहां पर सबसे पहले संगठन कौन सा पहुंचा आपको पता है? बीच में नहीं, बीच में नहीं सर, आप ऐसा नहीं है ना कि एक तरफा नैरेटिव चलाएंगे अपने हिसाब से। मैं जो है अपने आज तक के पत्रकारिता के करियर में जितनी नेचुरल कैलामिटीज मैंने कवर की है, वहां पर कोई अगर संगठन आकर पहले लोगों की मदद किया, मैं सरकारी प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ एक कंधे पे हम थे और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेचुरल कैलामिटीज में कोई संगठन के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचे, भले बिस्किट पानी लेकर पहुंचे, तो वो आरएसएस के लोग थे। सरदार पटेल जी का अपमान कर रहे हैं अपने चैनल पे। अरे उन्हीं सरदार पटेल जी के 10 वर्जन और हैं। अपमान कर रहे हैं। और अभी ये मुझे बड़ा आपत्तिजनक लगी कि यहाँ पे डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने तुलना कर ली अश्लील किताबों से। साहब, आप विक्रम सिंह जी आप पढ़िएगा, प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा आरएसएस को आतंकी संगठन, रामरतन अंबेडकर ने कहा आरएसएस को जो है आतंकी संगठन, और शरद यादव साहब ने भी आरएसएस को आतंकी संगठन कहा। आप क्या करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे, हिम्मत दिखा पाएंगे? ठीक है, रुकिए विक्रम जी, आपको कोर्ट किया गया था, रिप्लाई करिए, फिर मैं राजेश जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत। विक्रम जी सर बोलिए, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब आप देंगे, सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप करेंगे। सवाल आपने कर लिया ना सैयद जवाब, तो आप जवाब सुनिए। रुकिए अभी विक्रम जी को बोलने दीजिए प्लीज। सैयद जवाब आपने अपनी बात रखी, विक्रम जी को कोर्ट किया, इसलिए विक्रम जी जवाब देंगे, इसके बाद राजेश जी जवाब देंगे। रुकिए, बोलिए विक्रम जी। राकेश जी, एक तो मैं चुनौती की भाषा नहीं समझता हूं, ना मेरी समझ में आती है। जिसको चुनौती देना है खुलेआम आकर के चुनौती दे, चुनौती का जवाब शालीनता के साथ दिया जाएगा। दूसरी चीज, आज के दौर में बहुत अच्छे सुन लीजिए जरा 2 मिनट। चुनौती तो बात की बात है, सुनने का साहस नहीं आपके अंदर। आजकल प्रायोजित कार्यक्रम चलते हैं, स्पॉन्सर्ड राइटिंग, स्पॉन्सर्ड रिसर्च। आप जिसको कहिए कहीं से भी बड़े प्रतिष्ठित आपको मैं दे दूंगा, 4 किताबें जैसी चाहिएगा, कस्टमाइज्ड राकेश जी मैं निकलवा दूंगा। वो किताबें ऑथेंटिक नहीं होती हैं, जो कि किसी सबूत की बुनियाद पे ना हो, जो किसी साक्ष्य की बुनियाद पे ना हो, जिसके ऊपर कोई एविडेंस ना हो, मनमाने तरीके से किताब छाप देते हैं। ऐसी किताबें दरियागंज में फुटपाथ पे बिका करती हैं। जिनको पढ़ना है जाकर के लिया रद्दी के भाव, उन किताबों का हवाला न दे करके वो किताबें दीजिए, उनका हवाला दीजिए जो कि ऑथेंटिक है, और उसके बाद हमसे बात कीजिए। आपने जो इतनी बातें की हैं उसका कोई मायने नहीं है। कोई रिसर्च हो, ऑथेंटिसिटी हो, रिसर्च बेस्ड कोई बात हो, तब तो बात मानी जाए। लेकिन इस तरीके की बातें करके आप गुमराह करना चाहते हैं दर्शकों को। राकेश जी, मुझे सख्त आपत्ति है इस तरीके की गलत बयानी पर। बिल्कुल, और गलत बयानी ऐसी कर रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे शाश्वत सत्य बोल रहे हैं, और ऐसा मालूम पड़ता है शाश्वत सत्य बोल रहे हैं। अरे ऐसी बेबुल जलूल बातें न करके जरा कोई सच्चाई की बात करेंगे तभी समझ में आएगी। इसे कोई माने नहीं। अरे आवाज ऊंची करने से तर्क नहीं आ जाएगा, आवाज ऊंची करने से तर्क नहीं आ जाएगा श्रीमान जी। आवाज और ऊंची कीजिए, हाँ आपके गले को कसरत मिल जाएगी, और आवाज ऊंची कीजिए, और पहले अपने गले को कसरत दे दीजिए। आपकी शालीनता इसी से दिखाई पड़ रही है, अब सुनिए, दिखाई पड़ रही है। अब सुनिए सैयद जवाब सुनिए जो विक्रम जी ने कहा ना, सुनिए। एक तो विक्रम जी ने जो कहा कि दरियागंज में और किस तरीके से प्रोपेगेंडा वाली राइटिंग, स्पॉन्सर्ड राइटिंग होती है,
तो सर ऐसे जाकर साहित्य आपको पढ़ने का शौक है सर, पढ़ते रहिए। आपने सुनिए, मैं आपको एक सिंपल सा कोट कर रहा हूं। अरे सुनिए सैयद जवाद, सुना करिए और सुनने की हिम्मत रखा करिए। लगातार बोलने से एक तरफा नैरेटिव नहीं फैल जाता है। आपने सरदार पटेल को कोट किया, मैं सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं। जयपुर जनवरी दिसंबर 1947, जिसमें सरदार पटेल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि संघ के लोग देशभक्त हैं और देश के लिए काम करते हैं। तो सरदार पटेल को ही मैंने कोट किया है, तो थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए कौन सी बात किस संदर्भ में कब कही गई, तो वो एक तरफा नैरेटिव मत यहां पर फैलाया करिए। अब राजेश जी बोलिए। आप रुकिए, आपने राजेश जी को भी कोट किया था। सैयद जवाद, आपने राजेश जी को कोट किया था, तो उनका भी जवाब सुन लीजिए। अरे रुकिए भाई, आप दो लोग को कोट करते हैं फिर कहेंगे कि जवाब नहीं सुनूंगा, ऐसे नहीं होता है। तो अभी रुक जाइए, अभी राजेश जी की आवाज ऑन एयर जा रही है। एक मिनट सैयद जवाद, अगर आप मेरे कहने पर नहीं रुकेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा कि सिर्फ राजेश जी की आवाज, तो सुना करिए सर। बोलिए राजेश जी। राकेश पांडे जी, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है और किसी को नहीं है। 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया, उस निर्णय ने कहा और संवैधानिक पीठ ने कहा कि ये जो जितने मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में था वो, उनसे देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को खतरा है। ये हाईकोर्ट का निर्णय 2004। आप समझिए कब से ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। प्रयागराज, आजकल जिसको प्रयागराज कहते, तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका कहा कि इस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को इससे खतरा है। और मैं कहना चाहता हूं, जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो दीन की तालीम क्यों दी जाएगी साहब? उसमें हिंदू भी पढ़ेगा, मुसलमान भी पढ़ेगा, उनको आदिल को पढ़ाइए, और अंग्रेजी पढ़ाइए, और उनमें विज्ञान पढ़ाइए, और उनमें गणित पढ़ाइए, उनमें कंप्यूटर की शिक्षा दीजिए, वहां से वकील बने, डॉक्टर बने, वहां से जाकर के आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने। ऐसा नहीं हो सकता है क्या? आप क्यों दीन की तामील देंगे? केवल इसलिए कि आपको देश का धर्मांतरण करना है, दूसरा कोई कारण नहीं है। और देखिए अनेक उदाहरण में बताऊंगा जहाँ पर बेटियों के साथ बलात्कार इन्हीं मदरसों में होता है, रोज घटनाएं होती है। वो जो मदरसों को चलाने वाले जो शिक्षक रहते हैं, जो मदरसों को चलाने वाले लोग रहते हैं, वो बेटियों के, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। ये दीन की तामील दे रहे हैं आप। असम के कछार में 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया। ऐसी अनेक घटनाएं आपको मिलेंगी रोज। आप सोशल मीडिया और मीडिया में आप लोग देखते हैं। तो ये केवल इस्लाम का अपना जो एजेंडा है उसको चलाने के लिए ये सब करते हैं। बदनाम आरएसएस को करते हैं। और जिन व्यक्ति का ये नाम ले लेते हैं, आरएसएस का कोई मतलब ही नहीं रहा, उनसे कोई है तो प्रूफ दीजिए। अरे कोई भी कह देगा आकर के मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ तो हम मान लेंगे। कोई भी कह देगा, आप कहने लगा मैं संघ की शाखा में गया हूँ और संघ ऐसा है, कोई मान थोड़ा ना लेगा। ठीक है, संघ तो डॉक्टर गीता जी, एक सवाल, बार बार आरएसएस का विरोध करने वालों को एक सहारा होता है कि आरएसएस पर बैन लग गया। सरदार पटेल का कभी कोई एक स्टेटमेंट, नेहरू जी का कहा हुआ कभी कोई एक स्टेटमेंट, लेकिन आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं देखने जाते। रुकिए सर, गीता भट्ट जी आपसे ज्यादा आरएसएस के बारे में जानती है, तो अगर कभी मुझे, अरे रुक जाइए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए प्लीज। बोलिए गीता जी, फिर उसके बाद मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं जी। राकेश जी देखिए, एक पूरे आप अगर देखेंगे तो पिछले 60-65 सालों में एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी चली जिसमें कि संघ को कहीं ना कहीं किसी रूप में एक गलत दृष्टि से प्रस्तुत करने की कोशिश करी, लेकिन उसके विपरीत, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी संघ बढ़ता ही गया और 100 वर्ष अगले वर्ष 2025 में पूरे करने को आ गया है। तो देखिए कि समाज में और लोगों के बीच में क्या आदर भाव और उसकी क्या प्रतिष्ठा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो अभी ये बात कर रहे थे कि ये मुशर्रिफ जो आईपीएस ऑफिसर है उनकी किताब पढ़ाई जा रही थी, आईपीएस ऑफिसर है, इस किताब में उन्होंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो पुलिस ऑफिसर करकरे थे उनके ऊपर अजमल कसब ने गोली नहीं चलाई, बल्कि कोई आरएसएस से प्रभावित एक भारतीय पुलिस ऑफिसर ने गोली चलाई। ये इस किताब में उन्होंने लिखा हुआ है। अजमल कसब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जिस किताब में। अजमल कसब एक आतंकवादी जिसने कि भारत में घुसकर, पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने भारत में घुस के कितने लोगों की जान ले ली, इतना बड़ा मुंबई में क्या हाहाकार मचा, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको क्लीन चिट की जा रही है और उससे यहाँ बैठे लोग उस किताब का समर्थन कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप भारत नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया गीता जी, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अब मेहरदीन एक बात बताइए,
मेहरदीन एक बात बताइए, जो अजमल कसाब को क्लीन चिट दे दे तो आप उसको सही मान लेते हैं? कौन लोग पकड़ेगा? रुक जाइए, बोलिए मेहरदीन। देखिए राकेश भाई, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि जो है मदरसे में हिंदू भाइयों को भी जाना चाहिए, वहां पे जज भी बनना चाहिए, वहां पर वकील भी बनना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, गुरुकुल में और शिशु निकेतन में क्यों नहीं आप जो है जज बनाते वहां के बच्चों को? क्यों आप अपनी धार्मिक किताबें पढ़ाते हैं? क्यों आप धार्मिक बनाते हैं? क्यों उनको डॉक्टर नहीं बनाते? क्यों उनको इंजीनियर नहीं बनाते? तो ये तरीका और बार बार टारगेट करना, अरे आप में हिम्मत नहीं है। अगर इस देश में मुसलमान ना हो तो आपकी 0 सीट आएगी, 0। फिर झूठ बोल रहे हो, अरे इतने झूठे आप खेलते कहाँ हैं? आपकी पिच क्या है? देखिए सुनिए, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, इसके अलावा आपके पास कोई भी बताने के लिए कुछ नहीं है। अरे भोंकना बंद करिए सर, अरे भोंकना बंद करिए, मेरा टर्म से बोलने का। अरे भोंकना बंद करिए, भोंकना बंद करिए, मेरी बात नहीं सुन रहे। प्लीज प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज, कोई गलत भाषा नहीं। मेहरदीन, ये भौंकना क्या होता है? ये शब्द है क्या? और राजेश जी सर प्लीज आप भी अपनी, नहीं प्लीज मैं सबको रोक रहा हूं। राजेश जी आप भी अपनी भाषा पर काबू रखिए सर। ये बिल्कुल असंसदीय भाषा, असंसदीय शब्द मैं चैनल पर बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा, ना मैं इंडोर्स करूंगा और ना हमारा चैनल इंडोर्स करता है। मैं बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, असभ्य भाषा, असंसदीय भाषा किसी की भी स्वीकार्य नहीं है सर। और मेहरदीन प्लीज चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, ये कौन सी भाषा होती है? मेरे बीच नहीं तो बोलिए, उसके लिए मैं हूं ना मेहरदीन। नहीं तो आपकी बारी है तो मैं हूं ना उसके लिए। क्यों आपकी बारी में आपको बोलने का मौका मिला, उसको देखने के लिए मैं हूं यहाँ पर। ये आप नहीं कहेंगे कि कौन भौंक रहा है? ऐसे आप घर में बात करते हैं क्या? ये मदरसा में बात करते हैं प्लीज। अरे मदरसा की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। मेहरदीन आपने शुरुआत गलत की, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया। राजेश जी आपको भी अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए सर, असंसदीय शब्द प्लीज नहीं, ये चैनल की मर्यादा के खिलाफ है। पूरा देश आप लोगों को सुन रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाजी खान जी, कई सारे खुलासे हुए हैं उम्मा ट्रस्ट से फंडिंग से लेकर, और विक्रम जी मेरी बात को समझ रहे होंगे, कहां कितने अवैध मदरसे, कोई फंडिंग कहां से आई, फंडिंग कहां जा रही है, इसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। सारे मदरसों की कोई बात कर रहा है? राकेश जी बात यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के पास 4% एजुकेशन है, उसमें से 2.5% तो है मदारिस से और 2% है, 1.5% है जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी और इनसे। ये मदरसे उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पास खाना भी नहीं होता। तो मदरसे के खिलाफ में कौन है? हाजी खान जी, मदरसे के खिलाफ में हम थोड़े नहीं बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि एक गलत मदरसा, उस पर कार्रवाई से क्यों बौखलाहट है? मदरसा करे, मैं करूं, हिंदुस्तान के और कोई संगठन करे, गलत है, राष्ट्र के खिलाफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? राकेश जी बात सुनिए, किसी भी मदरसे में मैं, क्योंकि आप जाते नहीं है, मैं जाता हूं मदारिस। सर ऐसा नहीं कि नहीं गया, आप कहे होंगे मैं सारे मदारिस में जाता हूं, कहीं भी देश विरोधी हमारे यहाँ जुमे के दिन नमाज में 1 मिनट नमाज में दुआ करता है इमाम कि अल्लाह मैं फिर क्लियर कर देता हूं। अरे सुनिए मुल्क हमने ये, अरे सुनिए ना हाजी खान जी, हाजी खान जी आप फिर गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर नहीं कह रहा है कि सारे मदरसे खराब हैं, कोई नहीं कह रहा है कि सारे मदरसों में गैर देश विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि सारे मदरसों में इस तरीके के साहित्य पढ़ाए जा रहे हैं सर। लेकिन अगर 10 मदरसे भी विक्रम जी इस तरीके से रडार पर आ गए तो उस पर कार्रवाई हो जाए तो बौखलाहट हो जाती है। आरएसएस के आतंकी संगठन बताया जाए तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, सवाल पूछ दिया जाए तो बौखलाहट हो जाती है। नकली नोट बनाने की फैक्ट्री मिल जाए तो दिक्कत है। उम्मा ट्रस्ट से फंडिंग की बात सामने आ गई, इसका खुलासा हो जाए तो दिक्कत है। क्या तो टारगेट पर मुसलमान है, ये नैरेटिव लेकर आ जाते हैं। कोई हो, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है विक्रम जी सर। राकेश जी ये बिल्कुल गैर मुनासिब है, फंडिंग की चेक होनी चाहिए। इसके पहले की विदेशी फंड आते थे, ज़कात के नाम पर जो डोनेशंस आते थे, जो दानशील लोग देते थे अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए, उनका दुरुपयोग होकर के रेडिकलाइजेशन के लिए और नकली नोट छापने में लगाया जाए तो सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है। अभी तो आप राकेश जी देखें 3 दिन और दीजिए, जब पूछताछ आख्या में नाम आएंगे तो बड़े आराम से खुल जाएगा। एक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी सुविधाजनक तरीके से कि प्रयागराज पुलिस की जिम्मेदारी है। प्रयागराज पुलिस ने तो गिरफ्तार और दस्तयाब किया है और हर पुलिस दस्तयाब करती है। उसके ऊपर आरोप लगाने के पहले अगर आपके पास कोई सबूत तो दीजिए। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो डीजीपी से कहूंगा कि इन अधिकारियों को गिरफ्तार करके इनके साथ जेल भेजें, लेकिन बिना सबूत के उंगली उठाना इसका कोई औचित्य नहीं है। और रही बात इसकी
जहां जिस तरीके की राष्ट्र विरोधी बातें आएंगी उनको मटिया मेट किया जाएगा ही, और इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। ठीक है सर, या तो देश की सुरक्षा की तरफ ठीक है, ठीक है, वक्त इतना ही है। एक बात कहते हुए कि सर सभी मदरसों के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो मदरसे अवैध हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनको मान्यता नहीं मिली, और वहां पर भी नकली नोट बनाने की फैक्ट्री मिल जाए, वहां पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट मिल जाए, कोई किताब मिल जाए, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको डिफेंड मत करिए, उसका विरोध करिए।